नमस्कार दोस्तों। शुरुआत के अंदर जब से हमने मन को समझने की प्रक्रिया शुरू की, तब से हमारे सामने एक ही सवाल उठता रहा और दार्शनिकों के द्वारा भी यही सवाल को बार-बार उठाया गया, पूछा गया। वो सवाल ये था कि हमारा मन जो सोच रहा है, ये सोचने वाली प्रक्रिया कहाँ से आई? लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, तो हमारे सामने जैसे हमारे पहाड़ हो गए, ये चाँद हो गए, सूरज, जो भी बड़े-बड़े आकार की चीज़ें हमें दिखती थी, लेकिन हम पूरा उनको नहीं देख पाते थे। वो अचानक से गायब हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था, फिर वापस उजाला हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो घूम रही थी, तो हम यही सोचते थे कि ये काफ़ी बड़ा एक रहस्य है जो हमारे सामने कभी भी नहीं आ सकता है, या हम कभी इसको समझ भी पाएँगे। ये सवाल बार-बार उठते रहते थे। लेकिन बाद में प्लेटो के द्वारा और अरस्तू के द्वारा और काफ़ी सारे दार्शनिक जो उस समय में हुए थे, जैसे कि उसके बाद सिसरो आया, ये सारे जो दार्शनिक थे, इनके द्वारा एक सवाल खड़ा कर दिया गया। वो सवाल ये था कि जो हमारा मन है, जो इन सारी चीज़ों की कल्पना कर रहा है कि हम कभी इनको समझ भी पाएँगे या नहीं समझ पाएँगे। ये जो मन सोच रहा है, ये सोच हमारे भीतर कहाँ से आई? और यही सवाल आगे चलकर एक मनोविज्ञान जैसे विषय की नींव रख दी। जर्मनी के अंदर दार्शनिकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा एक साथ मिलकर काम करना, और जर्मनी को वैज्ञानिक क्रांति का केंद्र माना जा रहा था। आपको पता है हिटलर के समय कितनी मतलब पावरफुल जर्मनी बन गई थी। वो सारी प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे विज्ञान काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में था, वहाँ पे प्रोसेस में था। तो उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे उस क्षेत्र को ही वैज्ञानिक क्रांति माना गया, उस देश को ही। और पहली बार मन को समझने की शुरुआत भी वहीं से हुई। पहली प्रयोगशाला भी वहीं पे खोली गई। लेकिन उससे पहले देकार्त के द्वारा मन को बिल्कुल अलग बता देना और भौतिक चीज़ों पे रिसर्च करने की सलाह देना, देकार्त भी काफ़ी बड़ा दार्शनिक था। तो उसके द्वारा भी इन बातों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन बाद में जब फेचनर आया, तो फेचनर ने ये कहा कि मन को भी भौतिक चीज़ों की तरह समझा जा सकता है। तो उसने एक हाइड्रोजन बम, जो भी बात हो रही है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, तो उन्होंने बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम ही फोड़ दिया था। वो इस तरह का था कि आप सोचिए कि जो जिस मन के लिए हमें लगातार ये कहा जा रहा था कि मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो तो एक अदृश्य है, अमूर्त चीज़ है, जिसको ना तो छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिसकी कल्पना हमने ईश्वर से भी की, या हमने ईश्वर के पुत्र के रूप में भी कल्पना की। मतलब कि ऐसी चीज़ को हमने उसको माना जिसको हम छू ही नहीं सकते हैं, ना उसको हम कभी समझ पाएँगे। बल्कि जो मन कह रहा है वो हो रहा है दुनिया के अंदर। मतलब कि हमारा मन जो सोच रहा है, शरीर हमारे लिए कुछ भी नहीं है हमारे मन के बिना। फेचनर ने इसको गलत साबित कर दिया, और फेचनर ने कहा कि हमें कम दर्द हो रहा है, तो हमारा मन कहता है कि हमें कम एमजी की टेबलेट टेबलेट लेनी चाहिए। तो हमारा मन गणितीय रूप में काम कर रहा है। हमारा शरीर को कितनी आवश्यकता है, ये हमारा मन बता रहा है। मतलब इसका मन है, मतलब है कि हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने तो बस इतना कह के छोड़ दिया कि हाँ, मन की भौतिक वस्तुओं पे कल्पना की जा सकती है। लेकिन आज की हमारी क्लास में आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा जो मन है, वो शरीर से अलग है ही नहीं। वो शरीर का ही एक हिस्सा है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। हमने काफ़ी क्लासों में इसको काफ़ी गहराई से समझा है। आज की हमारी क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि जो हमारा मन है, उसका शरीर से किस प्रकार जुड़ा हुआ, ऐसा कौन-सा उदाहरण हमारे सामने लाया गया, रखा गया, और किसने रखा, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बातें हैं जो हमारे बीच में होती रहती है, निरंतर हम रोज़ ये बातें करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमको यही सलाह देता है, या ऐसी टेबलेट देता है जिनके माध्यम से हमारा मन जो है स्वस्थ हो जाए, या वो ज़्यादा सोच रहा है, चिंता कर रहा है, वो चिंता उसकी दूर हो जाए। कुल मिला के नींद की टेबलेट आपको देता है। तो ये क्या है? इसको ही समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो कौन-सा उदाहरण था जिसके माध्यम से हमने सिद्ध ही कर दिया कि हमारा मन और शरीर एक ही है। पूरी तरह से नहीं, पर हमने मन को अमूर्त अमूर्त जो हम समझ रहे थे, उसको कहीं न कहीं हमने मूर्त कर दिया। अब समझना यहाँ पे, एक होता है डोपामाइन और एक होता है सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन हैं। इनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब ये तो इंग्लिश नाम हो गए, इसको आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन समझना यहाँ पे हुआ क्या है यहाँ पे कि हमारा मन जो होता है, वो हमारे शरीर के हिसाब से चलता है। जैसे कि हमारा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, तो हमारा मन भी सोचने में एक्टिव होगा या समझने में एक्टिव होगा। ऐसी प्रोसेस होती है, और ये आपने नोटिस भी किया होगा। इसको हम अ, मतलब कि हटा नहीं सकते इस बात को कि आपने ये नोटिस नहीं किया होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका हँसना है, या आपका मतलब दौड़ना है, भागना है, या आपके जीतने पर आपकी खुशी ज़ाहिर करनी है, यही हार्मोन्स हैं जिनकी हमने बात की, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ये कहाँ से आए हमारे भीतर?
ये मन की ही तो कल्पना है। लेकिन ये आ कहाँ से रहे? ये यहाँ से आ रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ है। अगर आप दुखी हैं तो फिर तो आपका मोटिवेशन घट जाएगा। आप बीमार हो गए तो आपके नेगेटिव विचार आपके सामने आने लग जाएँगे। आप दौड़ना चाहते हो लेकिन बीमार हो तो आपके अंदर जो सोच होगी वो नेगेटिव आने लगेगी। तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये कहीं न कहीं कम कम पड़ जाएँगे या ये पैदा ही नहीं होगा। जैसे कि पाचन जो तंत्र होता है आपका, तो खा जो भोजन को पचाने का काम करते हैं ना, ये दोनों हार्मोन्स ही होते हैं इनमें। अब जब आपका पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है या आप बीमार होते हैं, तब आपके ये जो ये और हार्मोन्स है, जो आपके शरीर में बन रहे हैं, वो बनना बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो आप धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हो। लेकिन जब आप वापस एक्टिव होते हो और ठीक होते हो, तो आपके अंदर वापस मोटिवेशन, वापस खुशी, हैप्पीनेस, ये चीज़ें वापस आने लगती है। तो हमारा संबंध शरीर से बन रहा है, मन का शरीर से। इन चीज़ों से हमको पता चलता है कि अगर हमारा शरीर एक्टिव है, स्वस्थ है, तो हमारा मन ही स्वस्थ है। तो जो अ, फेचनर ने जो बात की थी मन को लेकर कि ये शरीर से जुड़ा हुआ है और हम भौतिक चीज़ों से कल्पना कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये सच साबित हो रही थी। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं था अभी तक, जो हम उनको दे सकें। तो जो फिज़ियोलॉजी की हमने बात की, पहली बार ऐसा हो रहा था कि हमारे मन को और शरीर को एक साथ जोड़ा जा रहा था। मतलब कि ईश्वरीय जो कल्पना थी, वहाँ से ध्यान हटाकर मन का ध्यान शरीर और दोनों के संबंध के साथ लगाया जा रहा था, जो अरस्तू ने पहले इसकी काफ़ी समय पहले बात कर ली थी, लेकिन पहली बार मन को प्रयोगशाला में लाया गया था। अब उस एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि ये किसने कहा और फिर किस तरह इसको साबित कर दिया गया। हमारे सामने एग्ज़ाम्पल आता है ना कि हम समझते हैं कि किस प्रकार हुआ होगा। अब सोचिए, आपने गरम चाय है, उसके अंदर उँगली डुबो दी, तो आपका मैसेज दिमाग तक पहुँचा और अचानक से आपने उँगली हटा ली। तो इतना जल्दी ये प्रोसेस हुआ कि आपको पता ही नहीं चला। आपके मन के पास मैसेज भी चला गया, मैसेज ने वापस मन आपकी उँगली तक पहुँचा भी दिया और आपने उँगली हटा दी। ये भी एक प्रोसेस है मन और शरीर के संबंध के बीच में। एक व्यक्ति था पॉल ब्रोका, वैज्ञानिक था, उसके द्वारा एक व्यक्ति पर रिसर्च की गई, खोज की गई, जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, मौत होने के बाद ब्रोका के द्वारा क्या किया जाता है कि उसके दिमाग को खोला जाता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की कि अब विज्ञान बना दी गई है मनोविज्ञान को। तो विज्ञान बनाने के बाद ही हम ये प्रोसेस कर सकते हैं कि उसको प्रयोगशाला में ले जाकर उसके ऊपर फिज़िकल तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है? उससे पहले नहीं किया जा सकता। दर्शन ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के मन को खोल के, मस्तिष्क को खोल के ये सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन विज्ञान ये चीज़ें कर सकता है। अगर हम सिद्धांत के रूप में देखें तो समझना यहाँ पे। उस व्यक्ति को जब खोला गया, उसके माइंड को जब खोला गया और उसको जाँचा गया, तब उसके लेफ्ट साइड के अंदर उसका जो दिमागी हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त था। तो पॉल ब्रोक ने कहा कि ये जो हिस्सा क्षतिग्रस्त है, इसके कारण ही ये व्यक्ति नहीं बोल पा रहा था। ये पहला उदाहरण था और बहुत बड़ा उदाहरण था, मन को लेकर और शरीर को लेकर। मतलब कि यहाँ पे सीधा संबंध स्थापित हो गया शरीर का और मन का कि जो उसके बोलने की जो कला है, जो उसके जो बोला जा रहा है उसके द्वारा जो शब्द, वो तो शरीर के द्वारा ही बोला जा रहा है ना। मन तो सोच रहा है बस, विचार दे रहा है, लेकिन बोलने का काम तो शरीर कर रहा है ना। अब आप कोई काम कर रहे हो, आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहे हैं, तो वो शरीर के चल रहे हैं ना, मन के थोड़ी चल रहे हैं। मन तो सोच सकता है बस। लेकिन माइंड में चोट लगने के कारण, कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या हुआ? हुआ ये कि हमारी बोलती बंद हो गई, मतलब हमारा बोलना ही बंद हो गया। इससे सीधा संपर्क पता चल गया कि मन और शरीर एक ही है। अभी तक हम मन को पूरा समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने लेके आए और ये प्रूफ हो गया, प्रैक्टिकल किया गया था सामने काफ़ी सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसको ब्रोका एरिया भी कहा जाता है, पॉल ब्रोक एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये जो बात बताई गई, इसने सिद्ध कर दिया कि मन का और शरीर का संबंध होता है। आप खुद ही बताओ, जो हमारा मन है, हमारा मन क्या है? मूर्त है, मतलब कि हम छू सकते हैं। तो पॉल ब्रोका ने तो छू के बता दिया था कि ये हिस्सा डैमेज है, इसके कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अमूर्त है क्योंकि हमने अभी तक मन को पूरा समझ नहीं पाए हैं, तो हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि मूर्त है या अमूर्त है, दोनों को हमको मानना ही पड़ेगा। हमारे सामने एक अलग विज्ञान विषय के रूप में मनोविज्ञान का जन्म होना, कारण क्या था कि हमने काफ़ी ज़्यादा जब सोचना शुरू किया, तो निरंतर सवाल उठते गए, हमने जवाब ढूँढना शुरू किया और फिर एक दिन ऐसा आया कि दार्शनिकों ने भी मान लिया कि एक नया विषय होना चाहिए विज्ञान के अंदर। बाकी विज्ञान हर किसी विषय को ऐसे शामिल नहीं करता है, हर विषय विज्ञान में जाना चाहता है, लेकिन विज्ञान के नियम उसको आने से दूर रखता है। लेकिन मन को लेकर
ये सिद्ध हो गया और सिद्धांतों पे आ गया था कि हाँ, इसको विज्ञान में शामिल किया जा सकता है। आज की हमारी क्लास में इतना ही, और ये खोज जब हुई उसके बाद आगे क्या हुआ उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, काफ़ी सरल भाषा में हमको बताया है। काफ़ी सारे वैज्ञानिक नाम आते हैं, काफ़ी सारे इंग्लिश में भी नाम आते हैं, लेकिन हमने उनको नहीं बताया है। कारण है कि पहले इन चीज़ों को समझना है, उसके बाद हम उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी।